हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो हम देख रहे थे एस एल अरोड़ा का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पहला टॉपिक रहेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और तीसरा रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी जनरेट हो रही है वो देखेंगे। और फोर्थ टॉपिक रहेगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ये कैलकुलेट करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितना भी कुछ देखा था हमने वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा था या फिर फोर्स के लिए देखा था, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में फिलहाल हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। जिस तरह से वहां आपने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी एक्सियल और इक्वेटोरियल में, सिमिलरली आपको यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सियल और इक्वेटोरियल में। साथ में आपको यहां पर एक आर्बिट्री पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक जनरल पॉइंट पर। तो आप 3 केस पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, बहुत ही ईजी है, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर, बस आप ध्यान से सुनते रहें आपकी सब समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज रहेगा, उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ये भी देखना आपको। और साथ में आपको देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। आपके पास एक थिन स्फेरिकल शेल होगी जिसके ऊपर आपने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा, उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी तीनों पॉइंटों पर, आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड, सिमिलरली आपको पोटेंशियल भी चेक करना है। ध्यान रहे इस चीज के लिए आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो फर्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिएगा, अगर किसी को क्लियर टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा तो अपने मोबाइल का रेजोल्यूशन चेंज कर ले, पिक्सल चेंज कर ले, 480 पर देख ले या फिर 720 पर देख ले। तो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। देखिए आपको पता है हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता। सिमिलरली मैंने एक चार्ज कंसिडर कर लिया ऑ पॉइंट पर जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ रहा हूं किसी दूसरे चार्ज को लेकर के। अब दूसरा चार्ज जो है क्यू नोट, जिसको आप टेस्ट चार्ज बोलते हो या फिर जिसको आप यूनिट चार्ज बोलते हो, क्यू नोट को मैं ए से बी तक लेकर आ पाऊंगा क्या? सवाल है क्या आ पाऊंगा लेकर इसको मैं? भाई ये पॉजिटिव है तो रिपल्शन लग रहा होगा। जब रिपल्शन लग रहा होगा तो फिर भी आप जबरदस्ती क्यू नोट को लेकर आ रहे हो। तो भाई जब क्यू नोट को लेकर आओगे तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा आपको एक्सटर्नल सोर्स से। तो वो वर्क ही पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा सिस्टम के अंदर। अगर आपके पास क्यू नोट यूनिट है तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्यू नोट आपके पास यूनिट है, लेकिन फिर भी आपको ए से बी तक लाना पड़ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट। तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो इस सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर हो जाएगा पॉइंट ए और बी के बीच में। तो देख लेते हैं क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। तो देखेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क स्टोर्ड इन द सिस्टम। नहीं ऐसा मत लिखो, स्टोर्ड मत लिखो, बस डायरेक्ट लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क in moving a positive unit charge from point A to B in the electric field of, अब किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हो आप? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नोट को लेकर आ रहे हो, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू नोट अगेंस्ट। अब ये रिपल्शन लगाने की कोशिश कर रही है तो हम अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के इसको लेकर आ रहे हैं। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू नोट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑफ क्यू। भाई क्यू ये रिपल्शन लगा रहा है, उसके बावजूद भी आप क्यू नोट को लेकर आ रहे हो। तो भाई क्यू नोट को आप ए से बी तक लेकर आए हो, ए पर भी इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है
और बी पर भी इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ए से बी तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ा है, इट मीन्स डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, पोटेंशियल डिफरेंस बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करा है वो और इस यूनिट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। अब डब्ल्यू ए बी का मतलब ये ए से बी तक कितना वर्क करना पड़ा आपको। ठीक है, अगर मैं इसका यूनिट देखना चाहूँगा ऐसा यूनिट, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, डब्ल्यू का होता है, डब्ल्यू क्या, वर्क, और वर्क कोई सा भी हो उसका यूनिट जूल होता है, तो ये हो जाएगा जूल, वी बी माइनस वी ए ऐसे कह दोगे जूल, और नीचे है आपके पास में चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलाम, तो जूल पर कुलाम, जिसको आप जे सी माइनस 1 कह सकते हो। दूसरा यूनिट कैसे निकालोगे आप, जूल को आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हो, कुलाम ये है तो आप इसको कह सकते हो न्यूटन मीटर कुलाम इनवर्स। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास अगर आप ये चेक करना चाह रहे हो कि इन दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे तो वो भी देखेंगे। लेकिन एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कराता हूँ। आई होप आपको एग्जाम्पल बेहद पसंद आएगा। एक फनी एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि आपके मोहल्ले में, आपकी लोकेशन में कोई ऐसा बंदा है जिसकी बहुत बड़ी पहुँच है, बहुत बड़ी पहचान है, और उसका बहुत ज़्यादा खौफ है लोगों के दिलों में, एक पर्टिकुलर लोकेशन तक उसका बहुत ज़्यादा खौफ है। अब क्या है, उसकी किसी दूसरे बंदे से लड़ाई हो गई। ठीक है, अब मेरी, ऐसा मान लेते हैं मेरी किसी दूसरे बंदे से लड़ाई हो गई। अब मेरे अपना एक फील्ड है बहुत बड़ा, अब दूसरे बंदे को मेरे फील्ड में लेकर आ सकते हो क्या, भाई वो ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं, डर के मारे नहीं आएगा क्योंकि मेरी बहुत बड़ी पहचान है, ऐसा मान लेते हैं, तो वो डर की वजह से नहीं आएगा। लेकिन दो आदमी या फिर एक आदमी उसको ज़बरदस्ती खींच के लेकर आ रहे हैं कि भाई तू चल उसके पास को। अब होगा क्या, भाई वो ऑटोमेटिक तो नहीं आ रहा था, मेरा रिपल्शन लग रहा था उस पर, लेकिन उसको जब लेकर आए, मेरे फील्ड में लेकर आए, मेरे फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आए, तो भाई उसको खींच के लेकर आओगे ना आप, तो आपने वर्क किया उसको खींच के लाने में, तो वो वर्क उसके अंदर एज ए पोटेंशियल डिफरेंस जिन दो पॉइंटों के बीच में वो आएगा, उन दो पॉइंटों के बीच में एज ए पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर्ड हो जाएगा। ये एक रफ एग्जांपल था। सिमिलरली इसके अंदर भी यही था, आपके पास ये चार्ज था, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर आए हो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो भाई ये क्यू नोट तो ऑटोमेटिक आने वाला है नहीं। जब क्यू नोट ऑटोमेटिक नहीं आएगा तो भाई ऑटोमेटिक क्यों नहीं आएगा, ये भी आपको पता है, रिपल्शन लग रहा है, तो आप एक एक्सटर्नल सोर्स से वर्क दोगे, तो जो वर्क होगा वो इस सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ए और बी के बीच की अगर बात करें तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, जहाँ तक लेकर आए उसका पोटेंशियल, जहाँ से लेकर आए उसका पोटेंशियल, तो क्या होगा आपके पास डब्ल्यू ए बी, मतलब जितना वर्क किया है आपने, अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट को आप टेस्ट चार्ज बोलते हो, यूनिट चार्ज बोलते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को लेकर जा रहे हो, तो जितना वर्क किया वो और उस टेस्ट चार्ज के रेशियो को क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने यूनिट चार्ज लेकर डिफाइन कर दिया, तब भी बात वही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। अब इसके अंदर पहला पॉइंट तो यही था, पोटेंशियल डिफरेंस। अब दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको क्लियर करना तो क्या करना होगा, मान लेते हैं इस टेस्ट चार्ज का अपना फील्ड जो है सिर्फ यहाँ तक है, जो मैंने एक कर्व बनाया यहाँ तक फील्ड है, और आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो इस टेस्ट चार्ज को। कहाँ से लेकर आ रहे हो आप, इन्फिनिटी से यहाँ लेकर आओगे आप वी बी तक। कहाँ तक लेकर आओगे, वी बी तक। तो आपके पास ये आपका फिर वी ए कहलाएगा, इन्फिनिटी वाला पॉइंट। इन्फिनिटी वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, वी ए। ए पॉइंट इन्फिनिटी तक पहुंच गया, बी पॉइंट वहीं रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आपको तो ये पता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो माना जाता, माना क्या जाता है, जीरो होता ही है, लगभग जीरो होता। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल जीरो, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो टेस्ट चार्ज को कहाँ तक, वी बी तक।
तो आपने वी ए इन्फिनिटी पे बोल दिया 0, तो जहां आपके पास वी ए है उसको आप बोल दो 0। वी ए ये था आपके पास डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट, तो आपने वी ए क्या कह दिया 0 कह दिया, तो आपके पास v इज इक्वल टू वी बी आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। इसका मतलब ये है इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, एक बार फिर से इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इस सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्योंकि वी पॉइंट ये है, इन्फिनिटी से आप वी तक लेकर आए हो तो वी आपका ये रहा, तो इस पॉइंट का क्या निकल कर आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ से लेकर आ रहे हो आप टेस्ट चार्ज को, इन्फिनिटी से। ठीक है, ये बात ध्यान रखें क्योंकि आपने वी ए इन्फिनिटी कह रखा, तो आपके पास जब वी ए इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर है, वी ए कहाँ पर था, मतलब ए पॉइंट जो था वो इन्फिनिटी पर था, तो पोटेंशियल जो है इन्फिनिटी पर वो 0 होता है, तो आपने वी ए की जगह 0 रख दिया, तो आपके पास वी बचा यहाँ से और वी भी बचेगा। डब्ल्यू ए बी को आपने डब्ल्यू कह दिया अपॉन क्यू नोट। डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, किसको, 1 वोल्ट, आपको 1 वोल्ट को डिफाइन करना, 1 वोल्ट को डिफाइन करना, तो क्या कहोगे आप 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए, आप कहोगे डब्ल्यू बी इज इक्वल टू, आप कहोगे 1 जूल होना चाहिए और आपके पास ये यूनिट होना चाहिए, मतलब 1 कूलाम होना चाहिए। अगर आपके पास ये एक 1 जूल है और ये 1 कूलाम है, तब आपके पास वी बी जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको यूनिट लिखी थी जूल पर कूलाम, इसका यूनिट वोल्ट भी होता है, क्या होता है, वोल्ट भी। एक बार और अपडेट कर लें, तो आपके पास वी बी कितना निकल कर आ जाएगा 1 वोल्ट। इस 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप लिखोगे 1 वोल्ट पोटेंशियल is that potential in the electric field of किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q, in the electric field of Q 1 volt potential is that potential in the electric field of Q if 1 joule, 1 वोल्ट की बात करें तो 1 जूल वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग अ यूनिट। देखो इस चार्ज की वैल्यू को हम चार्ज की वैल्यू को बोलेंगे यूनिट, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक भाई, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक बार फिर से 1 वोल्ट पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q if 1 joule of work has to be done in moving a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आने में यूनिट चार्ज को जितना वर्क लगा है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर पॉइंट का। एक बार फिर से, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो आपने वर्क किया है यार वही तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अगर आप यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हो तो। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा, पूरी की पूरी यूनिट्स वही हैं जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस की लिख रही हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को भी आप ऐसे डिफाइन करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का क्या मतलब है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हो तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जा रहे हो किसी चार्ज के, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बोल दोगे आप, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू कैसे बोल दोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहना हो,
तो आप कहोगे दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। कब होगा? जब आपको इन दोनों के बीच में यूनिट चार्ज को लेकर जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आ गया, नहीं आया नहीं आया, लेकिन इसकी डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो आपको मैंने क्लियर कराने की कोशिश की है वो यही किया है कि आपको पता चल जाए कि यार पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल है क्या, एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन इसकी नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे को जितने भी डेरिवेशंस आने वाले हैं उसमें ये बात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी जो मैंने अभी आपको बोली है। तो आई होप आपको ये पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है और कहाँ कहाँ कितना कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है, तो ये देखेंगे। मतलब अब पहला डेरिवेशन आएगा इस चैप्टर का, तो देख लेते हैं क्या है। आई होप आपको पोटेंशियल डिफरेंस फिर पोटेंशियल क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं आगे है क्या। आगे आपके पास पॉइंट चार्ज की वजह से, तो देखिएगा हमारे पास जो डेफिनेशन थी पोटेंशियल डिफरेंस की वो कितनी काम आने वाली है, ये पोटेंशियल की आपको जो डेफिनेशन मैंने समझाई है वो कितनी काम आने वाली है। देखिएगा आप इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हो। किसको ला रहे हो? टेस्ट चार्ज को। और आप ए तक लेकर आए, बी तक लेकर आए और फाइनली आपको पी तक लेकर आना। ठीक है, ये पी पॉइंट है। ये क्या है आपका? पी पॉइंट। आपका ये चार्ज यहाँ पर चार्ज रखा हुआ ओ पॉइंट पर प्लस क्यू। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आप पॉजिटिव यूनिट चार्ज जिसको आप टेस्ट चार्ज बोलते हो क्यू नोट, उसको लेकर आ रहे हो। इन्फिनिटी से तो लेकर आ रहे हो, तो इन्फिनिटी से पहले लेकर आए ए पर, फिर ए से बी तक। ठीक है, तो ए से बी तक लेकर आए हो आप। अब जब ए से बी तक लेकर आए हो, ये ए और बी जो है वो इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, देखो सब कुछ पहला वाला रिवाइज हो रहा है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो भाई ये तो इस पर रिपल्शन लगाना शुरू कर देगा, ये बात भी आपके काम में आएगी। ये इस पर रिपल्शन लगाना शुरू कर देगा, तो ठीक है ये रिपल्शन लगाएगा, तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन किधर को आएगी? इधर को आएगी। तो ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन, इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। अब मान लेते हैं कि O से इस Q नोट तक की डिस्टेंस आपकी x है। यहाँ से यहाँ तक और पास में दिखा देता हूँ ताकि स्पेस कम कंज्यूम हो। ये आपके पास x है। ठीक है, A तक की डिस्टेंस x है, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती लेकर आ रहे हो A से B तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जब आप इसको ज़बरदस्ती लेकर आओगे तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करा रहे हो आप। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन याद रखें इस तरफ है, इस तरफ लेकर आ रहे हो, तो ये आपका dx कहलाएगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपके पास dx कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर से दिखाना चाह रहा हो, दिखा दो। तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रही है इस तरफ को, इन्फिनिटी से तो लाए रहे थे बेचारे को, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इधर को क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने को। ठीक है, इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस O से P तक की डिस्टेंस आपने R मान रखी है। ठीक है भाई, तो बस वही आपका क्लियर हो चुका होगा। ये आपको आई होप पूरा का पूरा आपको फिगर समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट्स से वही अपनी पुरानी लैंग्वेज, लेट्स से प्लस Q इज द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट पॉइंट O। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो O पर है, एंड ये फिर एंड मत लगाओ। वी विश टू कैलकुलेट, वी विश टू कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना? P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट कहाँ पर? P पर। ठीक है, आपको यहाँ पर पोटेंशियल आपको फाइंड करना विच इज
विच इज r डिस्टेंस अवे फ्रॉम प्लस क्यू से r डिस्टेंस पर रखा हुआ है ये पॉइंट P। तो P पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये एरो मिटा देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये एरो कौन से हैं, ठीक है। तो प्लस वाला इस यूनिट चार्ज पर जो A पर रखा हुआ था इस पर रिपल्शन लगाएगा। A पर रखा हुआ था, रखा हुआ का मतलब ये है कि इन्फिनिटी से आप A तक आ चुके हो, ठीक है, इलाके में आ चुके हो, इसके इलाके में आ चुके हो, तो भाई ये तो रिपल्शन लगाएगा। ये इसके लिए क्यू नॉट अनवांटेड है, रिपल्शन लगाएगा, लेकिन फिर भी आप लेकर आ रहे हो तो फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, क्योंकि लेकर आ रहे हो ना आप, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स इस तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों के बीच में कितने का एंगल 180 डिग्री का, क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री एंगल बन जाएगा, ध्यान रहे। तो आप क्या लिखोगे, फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स ऑन द चार्ज, कौन से चार्ज पर, क्यू नोट, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू क्यू की वजह से इस क्यू नोट पर फोर्स कितनी लग रही होगी, तो फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिएगा फोर्स की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो F इज इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, चलो इसका वेक्टर रूप दिखाओगे, चलो वेक्टर मत दिखाओ, इसका मैग्नीट्यूड दिखाओ, फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, दोनों चार्ज क्यू नोट और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है x, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक तो x है ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ चुकी है, फोर्स की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप क्या करना चाहोगे, अब आप निकालना चाहोगे वर्क निकालोगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कितना वर्क करना पड़ा, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में इन्फिनिटी से क्यू नोट को आपको कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा। या फिर एक काम करें, एक काम ये करें कि आपकी फोर्स लग रही है इस तरफ को, फोर्स लग रही है इस तरफ को, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ को, फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो एक काम कीजिएगा वर्क निकालो। तो आपने 11th में पढ़ लगा होगा, वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफ डी कोस थीटा। तो आपके पास, तो आप लिखोगे स्मॉल वर्क हैज टू बी डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। भाई अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुके हो, तो भाई अब आपको रिपल्शन लग रहा है, तो आपको अब वर्क करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराया तो थोड़ी सी वर्क, थोड़ा सा लेकर आए ना हमारे फील्ड में चार्ज को, तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आ नहीं रहा, तो थोड़ा सा वर्क, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कराते तो ज़्यादा वर्क। तो हम कह रहे हैं स्मॉल वर्क हैज़ टू बी डन, थोड़ा वर्क कराएंगे अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ते हैं तो आपके पास वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है एफ डी एक्स कोस थीटा। अब थीटा क्या है, आपके पास एंगल है, ये एंगल किस किस के बीच में है, फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, डी एक्स इधर है, फोर्स इधर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा, तो आपका होगा कोस 180 डिग्री। और आपको अच्छे से पता कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो आपके पास W जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के एफ इंटू डी एक्स। तो ये आपके पास थोड़ी सी वर्क थी, DW थी, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा ना छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब आप टोटल वर्क की बात कर रहे हो तो आप लिखोगे टोटल वर्क। टोटल वर्क क्यों, क्योंकि भाई यहां से आप यहां तक लेकर आए हो तो थोड़ा वर्क करना पड़ा, लेकिन आप यहां से P तक लेकर आओगे, ठीक है, फिलहाल यहां से P तक लेकर आओगे तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहां से बात जब चली है, A से जब बात चलनी स्टार्ट हुई है तो A पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था, लेकिन एक्चुअल में आप ला कहां से रहे थे, आप ला रहे थे इन्फिनिटी से, आप ला कहां से रहे थे, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे आप। जो एक्चुअल में वर्क करना पड़ेगा वो आपको कहां से कहां तक करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अपोजिशन होना शुरू हुआ था, रिपल्शन लगनी शुरू हुई थी उस टेस्ट चार्ज पर।
लेकिन आप ला इन्फिनिटी से रहे थे। तो हम ये देखेंगे कि ला कहाँ से रहे थे। तो हम कह रहे हैं टोटल वर्क, जिसको आप कहोगे डब्ल्यू, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, छोटे से वर्क का, ठीक है। और छोटा सा वर्क कहाँ से कहाँ तक था वो आपको पता है, इतना था। जब आप टोटल वर्क निकालोगे तो आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ तक पहुँचोगे, तो आप इन्फिनिटी से आ रहे थे और आपको आर तक आना, इन्फिनिटी से आर तक आना। तो वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ से, इन्फिनिटी से आर तक डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, माइनस के एफ इंटू डी एक्स, ये आपके पास वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है। मैं बाकी काम करके दिखाता हूँ, यही स्पेस बना करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ दिखा देते हैं। तो आपके पास W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब ये इन्फिनिटी से आर तक तो आ रहे हो, माइनस मैंने बाहर लिख दिया, एफ की वैल्यू पुट करो, एफ की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू रख दो, डी एक्स ऐसे। अब देखिए इंटीग्रेशन उस टर्म का होता है जिसके साथ, है ना, dx वाली, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन उसका होगा जिसके साथ x चल रहा होगा। तो x सिर्फ ये है, बाकी सब एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी से आ रहे हो आप r तक 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने लिख के दिखा दिया, माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इन्फिनिटी से आ रहे हो आप आर तक 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इन्फिनिटी से आ रहे थे आप, कहाँ तक आ रहे थे आप, आर तक। भाई आपको इन्फिनिटी से आके रुकना थोड़ी नहीं है, भले ही रिपल्शन आपको यहाँ आके फील होनी शुरू हो जाएगी, रिपल्शन यहाँ आकर के स्टार्ट हो जाएगी लगनी आपको इस टेस्ट चार्ज पर, तो वर्क भी यहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपको यहीं करनी पड़ेगी। इट मीन्स आपको फिर ये देखना होगा कि भाई यहाँ थोड़ी सी वर्क कितनी हुई, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले गया हूँ तो वर्क कितनी हुई, आपने देख लिया इतनी वर्क हुई। फिर आपने देखा टोटल वर्क कितनी होगी, तो भाई आ कहाँ से रहे थे आप, इन्फिनिटी से आ रहे थे, लेकिन कहाँ तक पहुँचोगे आप, आर तक पहुँचोगे, यहाँ तक पहुँचोगे, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक टोटल वर्क कितना हुआ वो देखना चाह रहे हैं आप, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको अभी थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाइड करके दिखा देता हूँ। तो x को ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर माइनस का 2 इंटू डी एक्स, ये इस तरह से दिखाई देगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ दिखा रहा हूँ, माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, x की पावर n में यहाँ दिखा देता हूँ, x की पावर n डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n प्लस 1, है ना, x की कुछ भी पावर है उसका dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर में 1 ऐड हो जाएगा और जितना पावर होगा उतना नीचे भी आ जाएगा। अगर ये इसके साथ लिमिट लगी हुई है तो डेफिनेट इंटीग्रल, और लिमिट लगी हुई नहीं है तो एक कांस्टेंट आ जाता। यहाँ पर तो लिमिट लगी हुई है तो यहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा। तो देखो क्या होगा, ये आपके पास x की पावर n है तो आपके पास क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड कर दो और जितना ऊपर है उतना नीचे भी दिखा दो, और यहाँ पर आपके पास लिमिट लगी हुई है तो लिमिट का इस्तेमाल करो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जब ये समझ आ गया तो इसको और सिंप्लीफाइड करके दिखाओ, तो हो जाएगा माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। भाई आपके पास अब मैथमेटिकल पोर्शन बचा है, बाकी आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ तो हो चुकी है। यहाँ से बचेगा x की पावर -1, यहाँ से -1, ये है इन्फिनिटी से r तक, ठीक है। बाकी को मैं यहाँ सॉल्व करा देता हूँ, ख़त्म हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कर लो। अब मैं इसको यहाँ से दिखा देता हूँ। आपके पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखो यहाँ से -1 आया तो -1 बाहर आ गया, इसको प्लस कर देगा, और यहाँ x की पावर -1, तो x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x, तो इसको कह दो 1/x। 1/x की जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी से r तक। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। W इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब देखो लिमिट का क्या रूल होता है,
हमने x के लिए पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व किया, तो ये लिमिट जो है x को रिप्लेस करेगी। तो पहले लगाते अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो लिमिट का रूल ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपके पास जहां x है उसकी जगह आप अपर लिमिट रख दो, तो x की जगह आपने r रख दिया, माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह ही आप क्या रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे। तो आपके पास W इज इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन आर। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इसका मतलब जीरो होता है, और जब किसी में से जीरो को माइनस करते हो तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास W इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन आर निकल कर आ चुका है। अच्छा, आपने ये W ही क्यों निकाला, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल की डेफिनेशन पता थी, W अपॉन क्यू होता, W अपॉन क्यू नोट होता, तो आपने लगा दिया। सिंस, सही करके दिखाते हैं इसको, सिंस V बराबर जो होता है वो W अपॉन क्यू नोट होता, और W की वैल्यू क्या है आपके पास, W की वैल्यू रख देते हैं यहाँ को, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन आर, और क्यू नोट ये रहा। अब क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, जो बचेगा वही आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा। वो क्या बचेगा आपके पास, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर, यही आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर हम किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं इस P पॉइंट तक, तब ये पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल कर आएगा। इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं और रैप अप करते हैं इस छोटे से आर्टिकल को, डेरिवेशन को। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेशन पे जाना है। V बराबर क्या होता है आपके पास, W अपॉन क्यू नोट। तो W निकालो, पहले W की वैल्यू फाइंड आउट करो। W क्या, वर्क। तो आप देखोगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड में रिपल्शन लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में A से B तक जब आप चार्ज क्यू नोट को लेकर आ रहे हो तो रिपल्शन लग रही होगी इस तरफ को। रिपल्शन की वजह से आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराओगे इस तरफ, रिपल्शन की वजह से डायरेक्शन फोर्स की आ जाएगी, एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। तो आप थोड़े से वर्क का फॉर्मूला लगा दोगे, F इंटू डी एक्स। एफ की वैल्यू आपने ऊपर से फाइंड आउट करके रख रखी है। जब यहाँ पर आपके पास A पर क्यू नोट था तो आपके पास फोर्स की वैल्यू निकल कर आ चुकी थी, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर। आपने वर्क निकाल लिया छोटा सा, टोटल वर्क के लिए आपने इंटीग्रेशन कर दिया, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन में जो आपका DW आया था, DW की वैल्यू आपने यहाँ से पुट कर दी, माइनस के F इंटू डी एक्स, F की वैल्यू पुट कर दी, बस उसके बाद इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया। आपका फाइनल आंसर यहाँ आके निकल जाएगा जब V बराबर W अपॉन क्यू नोट रखोगे। आपको पहले W निकालना, फिर V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट रख देना। पूरा का पूरा डेरिवेशन का मैथमेटिकल पार्ट इस वक्त यहाँ लिखा हुआ है। कुछ नहीं किया, पहले फोर्स निकाला, फिर वर्क निकाला, फिर टोटल वर्क निकाला, इंटीग्रेशन कर दिया, और लास्ट में V बराबर W अपॉन क्यू नोट क्या करके W की वैल्यू पुट कर दी, जो बचा वही आंसर आपका हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका यहाँ बड़ा बड़ा लिखकर जो V निकल कर आया वो आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर। देखिएगा, कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको याद हो, पॉइंट चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कैलकुलेट की थी, तो इंटेंसिटी में कितना फर्क था वो देख लो आप, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट वो क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, आर का स्क्वायर था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो ध्यान रहे, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आइए इन दोनों के एक साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं। किस तरह से ग्राफ बनेगा ये भी देख लो। इन दोनों का ग्राफ एक साथ दिखा देता हूँ। देखिएगा, आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलेगा और साथ में पोटेंशियल भी चलेगा, यहाँ पर आपकी डिस्टेंस चलेगी। तो देखो, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू पुट कर देता हूँ तो उसका स्क्वायर उस वैल्यू को बढ़ा देगा। यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ आपका जो एक ग्राफ आएगा वो आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। जब डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो उसका स्क्वायर मतलब और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब स्क्वायर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में ये होता है, नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी इस क्वांटिटी की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो
तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बिल्कुल इस आर की तरफ को, इस आर वाली एक्सिस की तरफ को झुकती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे डिस्टेंस की वैल्यू कम होती चली जाएगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये हो गया आपका E का। लेकिन अगर आप पोटेंशियल का कैलकुलेट करना चाहोगे, पोटेंशियल का, तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सिर्फ। तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो घटेगा, ये तो पता ऑब्वियसली इस तरह से निकल कर आएगा। लेकिन ग्राफ इस तरह के साथ साथ कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। ये अब ये ज़्यादा नज़दीक क्यों नहीं है भाई? डिस्टेंस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा घटेगी। किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा घटेगी एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल। पोटेंशियल कम घटेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा घटेगी, क्योंकि भाई इसके अंदर स्क्वायर चल रहा है और स्क्वायर जो होता है किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का उस वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। और जब यहाँ पर वैल्यू बड़ी आएगी तो जाहिर सी बात है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ई उतना ही छोटा आएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, आपकी एसएल अरोड़ा के अंदर दे रखा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत पहले से कि आप एसएल अरोड़ा खोल कर रखा करें जब आप पढ़ाई करें मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो आपके पास इसमें एक है जो ग्राफ एक्सिस को छू रहा होगा वो होगा ई का, और जो एक्सिस के ऊपर होगा वो होगा पोटेंशियल का। ये है, अगर सिर्फ पोटेंशियल का ग्राफ आ जाए तो यार ऑब्वियसली ये डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल है, तो ऐसे दिखा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का आ जाए तो भी ऐसे दिखा दो। लेकिन जब दोनों को साथ साथ देखना चाहेगा एग्जामिनर तो भाई इस तरह से दिखाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वाला एक्सिस को टच करता होगा, ठीक। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये भी कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये पूरा का पूरा आर्टिकल, ये डेरिवेशन आई होप आपको समझ आ गया। अब देखते हैं अगला हमसे क्या कह रहा है, अगले में क्या खास बात है। अगला आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, उसके बाद आपको सिस्टम ऑफ चार्ज, डाइपोल की वजह से देखना चाह रहे हैं। अब आपको पता है डाइपोल की वजह से, ये भी बहुत सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप लिखोगे यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई 3 पोजीशन है, तो आप कौन सी पोजीशन के दिखाओगे? पहले दिखाओगे व्हेन पॉइंट P लाइज एक्सियली। P पॉइंट जो है वो एक्सिस पर लाई करता है, तो डाइपोल बना दो। आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए ये आपके पास निगेटिव चार्ज है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, और मिड पॉइंट जो है इसका वो O है। तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस भी A है और ये डिस्टेंस भी A है। मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट P ले लिया। इस P पॉइंट को ही कह रहे हो व्हेन पॉइंट P लाइज एक्सियली, मतलब एक्सिस पर है, R डिस्टेंस पर था। अब आपको पता है जब भी आप पोटेंशियल निकालते हो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हो तो आपके पास क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज और डिस्टेंस चाहिए, चार्ज और डिस्टेंस। तो आपके पास चार्ज तो है, डिस्टेंस मान लेते हैं R है, तो यहाँ पर V = KQ/R हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K बोलते हैं ना, तो KQ/R हो जाएगा। तो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है तो भाई आपको चार्ज जिसके थ्रू पोटेंशियल देखनी है और वो पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब इस चीज़ से आपको एक चीज़ पता लग गई, वो है ये कि जब भी आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा तो भाई चार्ज देखो और डिस्टेंस देखो, चार्ज देखो और डिस्टेंस देखो। तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। तो भाई आपके पास चार्ज, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। अब डिस्टेंस, तो एक डिस्टेंस इस चार्ज से यहाँ तक आएगी, प्लस Q से देखेंगे ना डिस्टेंस। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक तो है आपके पास R और इतना पोर्शन है आपके पास A। तो जब आपको इतना पोर्शन चाहिएगा तो बड़े वाले में तो छोटा वाला माइनस कर दो, R - A। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो आ जाएगी R - A आ जाएगी। जिस तरह से आपने
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी डायपोल की वजह से, सेम उसी तरह से आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो r माइनस ए हो जाएगा। अब देखिएगा इस माइनस क्यू वाले चार्ज से देख रहा हूँ p तक डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक r, उसमें इतना पोर्शन ऐड और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r प्लस ए। तो r प्लस ए जो आएगी वो आएगी माइनस क्यू वाले से। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा पूरा का पूरा फिगर। तो इसको लिख देते हैं। आपके पास क्या करते हैं, कहते हैं इन द फिगर द डायपोल length, there is a dipole consisting minus q and positive q, that are separated by a distance of 2a। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। अब ये हम देखेंगे कि हम P पर निकालेंगे पोटेंशियल, तो आप क्या कहोगे, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब एक बात और है, पोटेंशियल क्या आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी के अंदर ये होता है, डायरेक्शन का तो कुछ इसमें आता पता नहीं होता क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन नहीं देखते। लेकिन आप जो चार्ज है आपके पास, जैसे कि प्लस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है, तो चार्ज को उनके साइन के साथ रखते हैं, प्लस का प्लस के साथ और माइनस का माइनस के साथ। तो आप क्या कहोगे, या फिर आप डायरेक्ट कह दो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। तो प्लस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन, प्लस क्यू से डिस्टेंस बताओ कितनी है, r माइनस ए। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। अब देखिए माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है, r प्लस ए की है। अब भाई इनकी कोई डायरेक्शन थोड़ा ना लिखोगे कि लेफ्ट साइड में राइट साइड में, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं होती उनके पास। तब आप कहोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो आप लिखोगे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहोगे V। अब नेट पोटेंशियल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो प्लस क्यू वाले के थ्रू कितना जनरेट हो रहा है, वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना जनरेट होता है, तो इनका ओवरऑल देख लिया जाएगा। तो V जो हो जाएगा वो V प्लस क्यू की वजह से प्लस V माइनस क्यू की वजह से, ओवरऑल इन दोनों की वजह से जो होगा वो ऐड अप हो जाएगा। तो आप देख रहे हो V प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए प्लस V माइनस क्यू की वजह से कितना, अब इसका माइनस है तो माइनस पहला आकर के इसको माइनस कर देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए मैं ऊपर वाले ये पॉइंट्स रफ कर देता हूँ जिनको हम कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, 4th पॉइंट चल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा पूरा का पूरा बचा हुआ पार्ट। ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल था, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू जो पॉइंट्स कॉमन है इन दोनों के अंदर उनको ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, साथ में Q भी कॉमन है, तो आप Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो। जो बचेगा उसको देखो क्या बचा, यहाँ से 1/r माइनस ए यहाँ से बचा, माइनस 1/r माइनस ए यहाँ से बचा, माइनस 1/r प्लस ए यहाँ से बचा। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, LCM लेना होगा। तो ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इन दोनों का LCM कहलाएगा। ठीक है,
जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इन दोनों का एलसीएम हो तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो आर प्लस ए की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आर प्लस ए आ जाएगा, माइनस ये ऐसे ही रह गया। आर माइनस ए की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर माइनस ए हो जाएगा। ब्रैकेट इसलिए दिखाइए क्योंकि इसके पहले माइनस है। आगे सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, देखिएगा r प्लस ए माइनस ये माइनस r हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा। और अंदर जो है डिफरेंस ऑफ यह स्क्वायर का डिफरेंस है, तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है, तो आप क्या कहोगे इसको आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और देखते हैं आगे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, देखो r से r गया तो ऊपर आ जाएगा 2a और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी तक आपने क्या किया, प्लस q वाले से कितना जनरेट हुआ, माइनस q वाले से कितना जनरेट हुआ, ओवरऑल दोनों को एडअप कर लिया और थोड़ा सा आपने मैथमेटिकल पोर्शन लगा दिया। मैं यहाँ पे थ्योरी को रफ कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं बचा हुआ पार्ट। तो अब आपको करना क्या है, अब हम ये कहेंगे कि जो आपके पास A है, A क्या था, O से किसी पर्टिकुलर चार्ज तक की डिस्टेंस थी, तो A जो है बहुत छोटा है। अब जो चीज़ छोटी होती है उसका स्क्वायर भी और ज़्यादा छोटा होता है। छोटी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो छोटा, बड़ी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो बड़ा नंबर बन जाएगा। तो हम मान रहे हैं कि R के मुकाबले में A बहुत छोटा है, तो R के मुकाबले में A स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखोगे इफ A जो है या फिर R जो है वो बड़ा है A से, बड़ा है A से, इज लार्जर देन A, सो आर स्क्वायर जो होगा वो और भी बड़ा होगा ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर को आप क्या कर दोगे, नेगलेक्ट। आपने ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि ए स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू है। तो आपने ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया तो आपके पास वी कितना निकल कर आ जाएगा। अब देखो ये आपके पास q है और ये 2a है ना, तो आपके पास ये p हो जाएगा। p बराबर क्या होता है, q इंटू 2 है डायपोल मोमेंट, तो आप इसको लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ये आ गया पूरा। ऊपर दिखा दोगे इसकी जगह p और नीचे दिखा दोगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर को आपने नेगलेक्ट कर दिया सिर्फ आएगा आपके पास यहाँ आर का स्क्वायर। और यही है इलेक्ट्रिक डायपोल से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p अपॉन आर स्क्वायर। ओ आर और इसको ऐसे भी दिखा देते हैं बहुत सारी बुकों में, के पी अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल कर आई थी k इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, आर का क्यूब था और यहाँ पर आर का स्क्वायर है पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल में एक आर कम चल रहा है, ये थोड़ा मेंटली आपको याद रखना है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आपके पास ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कब, डायपोल की वजह से। कब, जब पी पॉइंट जो है वो एक्सियली लाई करता, मतलब इस डायपोल के एक्सिस पर लाई करता। तो आपने कुछ नहीं करना क्योंकि आपको पता है डायपोल की वजह से निकाल ले और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस क्यू वाले का क्या इफेक्ट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और माइनस क्यू वाले का क्या इफेक्ट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। दोनों को एडअप कर दो, दोनों के पोटेंशियलों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद में एलसीएम ले लो और आपने आर स्क्वायर को छोटा दिखा दिया, क्यू इंटू 2a p बन गया, आर स्क्वायर वैसे के वैसे ही है। तो कुछ टफ है क्या इसके अंदर, कुछ टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है। बच्चों ने बस हवा बना रखा होता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, प्लस क्यू वाले से देखो, माइनस क्यू वाले से देखो, दोनों को एडअप कर दो, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, ख़त्म। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था एक्सियल पॉइंट पर। अब आपको क्या करना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालने के लिए डायग्राम आपका मैंने रफ कर दिया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन यही है मेन सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है, अब आपको इसी डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट करनी है। अब दूसरा लिखोगे इसका, दूसरा इलेक्ट्रिक, डायरेक्ट लिख दो, एट
इक्वेटोरियल पॉइंट, आपको कहाँ निकालना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना। तो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट दिखा देंगे, डायपोल बना लो, ये आपके पास माइनस क्यू है, ये आपके पास प्लस क्यू है, ये मिड पॉइंट है जिसको आपने ओ कहा, ये भी ए हुआ आपका और ये भी ए हुआ। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ये है, जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के अंदर देखा था, वैसे ही आपने ये पर्टिकुलर पी पॉइंट जो है इक्वेटोरियल लाइन पर ले लिया। अब आपको क्या होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके पास चार्ज है, तो चार्ज और डिस्टेंस चाहिए। तो भाई चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर दो, और यहाँ आप आर डिस्टेंस कह दो, क्योंकि आर डिस्टेंस अवे है पी पॉइंट। ठीक है, तो आप इस जितना आपने डायग्राम में बनाया है इसको लैंग्वेज में लिख दो। ठीक है, लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, लेट देयर इज अ डायपोल, देयर इज अ डायपोल हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, चार्ज इज सेपरेटेड एट 2A। ये दोनों ही चार्जेस जो हैं 2A पर सेपरेटेड है, दोनों 2A पर सेपरेटेड है, एंड P इज द पॉइंट इन इक्वेटोरियल लाइन where we wish to calculate net electric potential। इसकी वजह से आपको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया और इस पी पॉइंट को आपने यहाँ पर दिखा दिया। ये पी पॉइंट थोड़ा हाइड हो गया, इसको सही करके दिखाए थे, ये पी पॉइंट रहा। आपने कहा भाई आपको पी पॉइंट पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो जब आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो आप मिड पॉइंट से दिखाते हैं कि इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है। पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आपने दिखा दी, दिखाने के बाद अब आपको क्या है, लैंग्वेज लिखनी है। भाई ये लैंग्वेज पूरी की पूरी मैंने इससे बनाई है। मैंने क्या कहा दिया, लेट देयर इज अ डायपोल, लेट से देयर इज अ डायपोल, या लेट देयर इज अ डायपोल हैविंग प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस, जो कि 2A डिस्टेंस पर या 2A सेपरेशन पर रखे हुए हैं, और P इज द पॉइंट इन इक्वेटोरियल लाइन। ये इक्वेटोरियल लाइन है जो बिल्कुल मिड से पास हो रही है परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल मिड से पास हो रही है। तो ये इक्वेटोरियल लाइन है जहां पर आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके बाद क्या है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी कैलकुलेट करना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी कैलकुलेट करना हो, तो आपको सबसे पहले चार्ज चाहिए और फिर डिस्टेंस चाहिए। तो आपके पास चार्ज है दोनों, अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम की तरह, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, पाइथागोरस थ्योरम से जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे तब आपने देखा था किस तरह से निकाला था। तो आपके पास ये है R और ये है आपके पास है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा आपके पास, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ, जिसको आप ये कहते हो और स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तो कहते हो आप। तो आपके पास ये हो जाएगा। तो ठीक है, आप प्लस Q की वजह से यहाँ पर कह दो कितना पोटेंशियल होगा। तो आप कहोगे पोटेंशियल कहाँ गया, लिखोगे आप पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q। हाँ भाई, प्लस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, और डिस्टेंस कितनी है आपके पास, यहाँ डिस्टेंस आपके पास स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q, तो V माइनस Q कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इस बार माइनस Q आ जाएगा स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है,
अब आपको नेट पोटेंशियल चाहिए, तो आप क्या कहोगे, नेट पोटेंशियल। तो आपके पास V कितना हो जाएगा, V प्लस क्यू की वजह से प्लस V माइनस क्यू की वजह से। दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो आप लिखो सही करके 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का कॉमन है। देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन है, अब दोनों को प्लस करके लिख ही रहे हो, चलो मत दिखाओ यार, कॉमन ऐसे दिखा दो। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका रूट दूसरे वाले का। अब दूसरे का माइनस पहला आ जाएगा, दूसरे का माइनस पहला आ जाएगा, तो पहले लिख दो आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, आई होप आपको दिख रही होगी ये वैल्यू। अब देखो जितना प्लस का है उतना माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और V कितना निकल कर आ जाएगा, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ भाई ओवरऑल नेट पोटेंशियल जो आ चुकी है वो 0 आ चुकी है। 0 का मतलब ये है कि इस इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पर भी अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है तो वो 0 निकल कर आएगी। चाहे आप यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, कहीं पर भी देख लो। इसलिए एक एमसीक्यू जनरेट होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बिल्कुल मिड पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी होगी, तो भाई डायरेक्टली 0 होगी। क्यों? क्योंकि जितना प्लस वाला यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट करेगा उतना ही निगेटिव वाला करेगा, तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव जुड़ करके आ जाएगा 0। इस पर्टिकुलर लाइन पर जो कि आपकी इक्वेटोरियल पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, इक्वेटोरियल लाइन है, तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। क्यों होगा? बाय सिमेट्री, जितना पॉजिटिव वाला जनरेट करेगा उतना निगेटिव वाला भी जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नेट वैल्यू आ जाएगी 0। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये इतना छोटा सा डेरिवेशन है। इसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर्बिट्री पॉइंट। एक रैंडम कहीं ना कहीं हम पॉइंट ले लेंगे, उस पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो आपने एक्सियल देख लिया, इक्वेटोरियल देख लिया, तो सिमिलर जिस तरह से आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल देखा उतना ही आसान आपके पास अगला है, उतना ही आसान है जितना कि आपने ये दोनों देखे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में एट पॉइंट पी पॉइंट पर। अब ये पी पॉइंट कहाँ है, डायग्राम में देख लेते हैं। आपके पास ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये है, यहाँ पर है O। इस O पॉइंट के, O पॉइंट जो मिड पॉइंट है, तो आप यहाँ कैलकुलेट करना चाह रहे हो, P पॉइंट यहाँ पर है। आपको पता है कि आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी लेते हो, ये थीटा, अब ये थीटा एंगल पर है और ये डिस्टेंस आपने ले ली r। ठीक है, इसके बाद आपने इस लाइन को बोला r1 और इस लाइन को बोला आपने r2। एक आपके पास आ गया r1 और एक आपके पास आ गया r2। अब देखना चाह रहे हो कि ये तो आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ी है और ये छोटी है, तो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर आएगा कुछ ये। ठीक है, और आप ये कह रहे हो कि ये P पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो जब ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा, ऐसा मान लेते हैं, जब ये P पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा तो लगभग जितना एंगल ये था उतना एंगल फिर ये भी होगा। ठीक है, तो उतना एंगल लगभग ये भी होगा। इसको बनाकर नहीं दिखाएंगे डायग्राम में, डायग्राम तो ऐसे ही दिखाएंगे, बनाकर नहीं दिखाएंगे। ये आपके पास जो डायपोल है ये है आपके पास AB, जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a। यहाँ से यहाँ तक कितना है आपके पास, ये 2a है। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, करना ये है कि इस प्लस क्यू वाले चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, माइनस क्यू वाले की वजह से इस P पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ। बस आपके पास यही करना। तो आपका जो R1 है यहाँ से यहाँ तक हो गया और R2 यहाँ से यहाँ तक हो गया। भाई आपके पास चार्ज है और पर्टिकुलर पॉइंट तक की डिस्टेंस है, तो ओबियसली आपके पास चार्ज है, डिस्टेंस, तो आप पोटेंशियल निकाल लोगे। तो इस पर्टिकुलर P पॉइंट की आपके पास लोकेशन है जो कि प्लस क्यू वाले से R2 है और माइनस क्यू वाले से R1 है, जबकि मिड वाला पॉइंट जो आपका O है उसे थीटा एंगल बनाते हुए R डिस्टेंस अवे है ये पॉइंट P। अब इसकी ना लैंग्वेज लिख लेते हैं भाई,
भाई लैंग्वेज क्या होगी, एट पॉइंट पी पॉइंट पर क्या करना है आपको, तो मान लेते हैं लेट से P इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट नेट पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आपको यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालनी है, जो कि -q और +q चार्ज से मिलकर बना हुआ है और सेपरेट है 2a डिस्टेंस पर। इस डायपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है। अब आपको करना क्या है भाई, आपको +q चार्ज है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, लिखेंगे फिर पोटेंशियल ड्यू टू +q, तो v + q कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +q, +q से डिस्टेंस कितनी है r2। सिमिलरली आप निकालोगे v - q, तो -q से कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/r2। आपको नेट पोटेंशियल चाहिएगा, नेट पोटेंशियल, तो v कितना हो जाएगा आपके पास v + q + v - q। तो पोटेंशियल निकालने के लिए आपको दोनों को ऐड कर देना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन ले लो, साथ में q भी कॉमन है, एक का आ जाएगा 1/r प्लस q से कितना था आपका r2 था और ये r1 है, तो लिख दोगे आप 1/r2 माइनस वाला 1/r1, ये रहा आपके पास। ठीक है, इसको और सही करके लिखो, v = q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लो r1 r2 और ऊपर हो जाएगा r1 - r2, इन दोनों का डिफरेंस। अब इस इक्वेशन को देखिएगा, r1 - r2 निकालते हैं तो r1 - r2 जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर बताता है इन दोनों मतलब r1 और r2 के डिफरेंस को। जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये r1 और r2 के डिफरेंस को बताएगा, ये हो जाएगा r1 - r2 यहाँ से यहाँ तक। जिस तरह से आप आगे रे ऑप्टिक्स के अंदर जब आप इंटरफेरेंस वगैरह के अंदर देखते हो नहीं पाथ डिफरेंस, तो वो ऐसे ही कैलकुलेट किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, पता लग जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये r1 - r2 का। अब इस r1 - r2 की वैल्यू आपको पता करनी है, तो हम कह देते हैं लेट से ये P पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा दूर है, लेट से पॉइंट P इज फार अवे। जब ऐसा होगा कि P पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर होगा, तब उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था थीटा अगर इसका है तो थीटा इसका भी होगा। ठीक है, जब थीटा इसका भी होगा तो इसका मतलब जो आपके पास ये 2a डिस्टेंस दे रखी है तो वो थीटा एंगल पर होगी। मतलब अलग से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ये आपके पास 90 डिग्री वाली लाइन आ गई, ये आपके पास r1 - r2 है, ये आपके पास थीटा है और ये आपके पास 2a है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि 2a का अगर मैं कोस कंपोनेंट ले लूँगा, कोस कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में आता है, तो वो आपके पास ये वाली लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी कोस कंपोनेंट। इसका कोस कंपोनेंट जो होगा थीटा की डायरेक्शन में यही तो होगा, मतलब ये जो होगा वो होगा 2a कोस थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की हम बात ही नहीं कर रहे, तो आपके पास ये हो जाएगा 2a कोस थीटा। तो वही कह रहे हैं लेट से पॉइंट P इज फार अवे, तब उस कंडीशन में आपके पास r1 - r2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2a कोस थीटा, 2a कोस थीटा। r1 r2 जब बहुत ज़्यादा दूर होगा P पॉइंट, तो r1 r2 जो है वो लगभग बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो यहाँ पर r1 r2 का जो प्रोडक्ट होगा, r1 r2 का प्रोडक्ट होगा लगभग r² के बराबर होगा। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो ऊपर, तो क्या आएगी वैल्यू निकल कर। इसको मैं कहाँ दिखाऊँ, यही दिखा देते हैं इस तरफ। तो वैल्यू पुट कीजिएगा, वैल्यू पुट करो तो आपके पास v = कितना आ जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r1 - r2 की जगह 2a कोस थीटा, 2a कोस थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा r1 r2 की जगह r²। अब q × 2a को बोलते हैं p, तो v = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कोस θ/r²। ये मेन फॉर्मूला निकल कर आ चुका है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट P पॉइंट पर। ठीक है,
तो ये आपके पास मेन फॉर्मूला निकल कर आ चुका। इसमें थोड़ी सी और अगर आप एडिटिंग करोगे, थोड़ा सा और चेंजेस करोगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बता देता हूँ आपको। अब देखिए आपको इसके अंदर और क्या करना है, आपको बुक वगैरह में जो मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा। मैं थ्योरी रफ कर देता हूँ, तो ये मिल जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर में ऊपर भी आप r से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी r से मल्टीप्लाई कर दो, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू आर कोस थीटा अपॉन r क्यूब। अब देखो p इंटू आर कोस थीटा, अब p क्या है, ये भी डायपोल मोमेंट है, -q2 + q होता है। r क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इन दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो इसे, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ठीक है, सही करके दिखा देते हैं, यहाँ पर ये इसके साथ चिपक रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ठीक, इसमें इतने चेंजेस कर सकते हैं आपको और ये मिल सकता है। तो ये आपके पास जो पोटेंशियल आया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर निकल कर आया। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट P पर निकल कर आया, ये थीटा पर डिपेंड करता है। अब देखिएगा मैं ये कह दूं अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या है, ये एंगल है ही नहीं, 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब यह एक्सियल पॉइंट पर आ जाएगा, तब आपके पास v कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू आर, आर नहीं यहाँ आर को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ क्यूब था तो स्क्वायर लेके चलेंगे नीचे आर, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो देखिएगा क्या एक्सियल के लिए आपके पास ये फॉर्मूला निकल कर नहीं आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। जब इसके अंदर थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, जो कि एक्सियल के लिए हमने देखा था। दूसरे क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री वाली लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर थी, याद है आपको कुछ इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो जैसे ही आप थीटा इज इक्वल टू 90 रखोगे तो कोस 90 की वैल्यू 0। जब कोस 90 की वैल्यू 0 है तो पूरे की वैल्यू क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। तो v कितना निकल कर आ जाएगा, 0। तो ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर है और ये आपका क्या आ जाएगा, एक्सियल पॉइंट पर। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या आने वाला है अगला पॉइंट। हालांकि आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ। आप इसकी वजह से पोटेंशियल देखो, इसकी वजह से पोटेंशियल देखो, दोनों को ऐड कर दो और आपको फिर ये बता देना है कि जब P पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है तो जितना एंगल इसका है उतना एंगल इसका भी होगा। दैट्स वाई इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये 2 है तो इसका कॉस कॉम्पोनेंट 2a cos थीटा हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू 2a cos थीटा हो जाएगी। तो जहाँ R1 माइनस R2 था उसकी जगह आपने 2a cos थीटा रख दिया और R1 लगभग R2 के बराबर हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट लगभग आर स्क्वायर बराबर होगा, वैल्यू पुट कर दे। बस इसके अंदर इतना था, फिर इसको स्पेशल केस बना दिए यहाँ पर, ये स्पेशल केस है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसको रफ कर देते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको रफ कर देते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से आपको पोटेंशियल निकालनी है और आपको पता है पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है और वो आपको बहुत सारे चार्जेस की वजह से देखनी है। ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे चार्जेस है, जैसे कि ये मल्टीपल चार्जेस है, आपको इस P पॉइंट पर निकालनी है। तो मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है और ये Q4, ऐसे ये Q5 चार्ज है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर आपको क्या करना, पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल का मतलब ये है इन सब चार्जेस का इफेक्ट देखना है यहाँ पर। तो आप Q1 से डिस्टेंस मान लोगे R1, इससे R2 मान लोगे डिस्टेंस, इससे R3 मान लोगे, इससे R4 और इससे R5। ठीक है भाई। अब चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इनकी कोई डायरेक्शन वायरेक्शन दिखाने की जब है ही नहीं डायरेक्शन तो दिखाओगे क्या। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा Vp का, तो इस Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है यहाँ पर ये देखो। तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 होगा, प्लस Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबका सम Q2 अपॉन R2 हो जाएगा। ऐसे Q3 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 हो जाएगा।
सिमिलरली ऐसे आप बाकी चार्जेस के थ्रू भी देख सकते हो। अगर मैं nth चार्ज की वजह से देखूँ, nth चार्ज की वजह से देखूँ तो वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। ठीक है, ये P पॉइंट का पोटेंशियल है, सही करके दिखा देते हैं Vp। अब देखिएगा जो इसमें से कॉमन है उसको बाहर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आ जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 Qn/Rn, ये हो गया। इसको समराइज करके लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, i इज इक्वल टू n तक। आपके पास क्या हो जाएगा Qi/Ri। तो ये आपने समराइज करके लिख दिया। तो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल क्रिएट होने वाला है वो ओवरऑल बाकी चार्जेस के थ्रू जितना पोटेंशियल जनरेट हुआ उसका समेशन है। मान लेते हैं ये प्लस का, तो प्लस का ले लेते हैं, ये माइनस का होता तो इसको माइनस के साथ ही लिखते। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो इसमें आपको चार्ज के साथ, चार्ज के साइन के साथ दिखाना पड़ेगा। तो आपका 5th पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। लास्ट पॉइंट की तरफ चल रहा है, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी आपकी। तो लास्ट पॉइंट क्या होगा इस वीडियो का देख लेते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, आपके पास ये थिन स्फेरिकल शेल है। ओ वाह, बिल्कुल सर्कल बनकर आया। आपके पास थिन स्फेरिकल शेल है। ठीक है, अब इस थिन स्फेरिकल शेल दिखा दो तमीज से, जैसे शेल होती है। आपके पास थिन स्फेरिकल शेल, इस थिन स्फेरिकल शेल के ऊपर आपने चार्ज दे रखी है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। तो मान लेते हैं आपने ये चार्ज दे रखी है प्लस का। अब हम क्या करेंगे, P पॉइंट ले लेंगे। उस P पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। अब ये P पॉइंट 3 लोकेशन पर हो सकता है। ठीक है, तो हम कह देंगे, क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे लेट्स से O is the center of a thin shell। जो आपके पास थिन शेल है इसका सेंटर है, हैविंग, जिसके ऊपर है हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज, having uniformly charge distributed over its surface। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक P पॉइंट लेना, तो बोल दोगे एंड P इज द पॉइंट, P अलग दिखाओ, P इज द पॉइंट वेयर we wish to calculate electric potential। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। अब इस P पॉइंट की 3 लोकेशन है। पहला, when point P lies outside to the shell। ये P पॉइंट जो है वो शेल के कहाँ है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। ठीक है, बना के देख लेते हैं इसको बाहर की तरफ। तो आपके पास ये शेल थी जिसका सेंटर O है, और आपने P पॉइंट ये ले लिया जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ये लाइन भी लिख सकते हो आप कि P पॉइंट जो है वो स्मॉल r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा पॉजिटिवली। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर, ये आपके पास आ चुका है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। तो मेरे भाई एक बात बताइएगा, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव शेल है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये इस तरह से आ रही है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये रेडियली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर मिल रहे होंगे। इट मीन्स इस पूरे शेल के सेंटर पे जाकर मिल रहे होंगे। तो ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ माना जाता है कि अगर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसा मान सकते हो
जैसे कि सेंटर पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ हो, ठीक है, तब इसकी वजह से इस चार्ज को आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हुआ मान लिया, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है R। तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आएगी वो ये आएगी जैसे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आती है। क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि आपके पास एक स्फेरिकल शेल है और आप बहुत ज़्यादा दूर है उस शेल से, तो आपको वो शेल कैसे लगेगी, आपको वो शेल एज ए पॉइंट चार्ज लगेगा जब बहुत बड़ी डिस्टेंस से आप उसको देखोगे। तो सिमिलरली इसको ऐसे ही कहा गया है कि जो आपने चार्ज इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो ऐसे ही है जैसे कि एक सेंटर पर चार्ज आपने दे दी हो। मतलब ये चार्ज को आप ऐसा मान सकते हो जैसे आपने ये चार्ज पूरी की पूरी सेंटर पर इसको कंसंट्रेट कर रखा है। दूसरा इसके अंदर आता है जब P पॉइंट जो है सरफेस पर लाई करें, जब P पॉइंट क्या करें, सरफेस पर लाई करें, व्हेन point P lies on the surface of the shell। शेल के सरफेस पर है, ठीक है, तो आप बना दीजिएगा ये शेल आ गई, इसके सरफेस पर है ये, तो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। भाई अब तो रेडियस पर ही आ चुका है ना, तो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर है, P पॉइंट ये है, ठीक है। तो इस कंडीशन में स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तब आपके पास Vp जो आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इस डिस्टेंस कितनी है R है, Q अपॉन R, ठीक है। सरफेस का ये हाल हो जाएगा, क्योंकि हम तो ऐसा मान के चल रहे हैं ना कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है सरफेस पर तो है ही, लेकिन ये ऐसा है जैसे कि सेंटर पर चार्ज अगर आपने +Q रख दिया हो, ठीक है। तो वही केस लिया गया है, चार्ज ये है, डिस्टेंस कितनी आ रहा है, तो कितना हो जाएगा इस P पॉइंट पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। आपने इस सरफेस वाले चार्ज को ऐसे कॉन्सेंट्रेट कर रखा है जैसे कि इसके सेंटर पर रखा हो, पोटेंशियल के केस में ये। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन पॉइंट P lies inside the shell, inside the shell। अब आपका जो पॉइंट P है वो इस बार शेल के अंदर है, मतलब यहाँ मान लेते हैं यहाँ है स्मॉल r डिस्टेंस पर। अब होगा क्या इस केस में, यहाँ पर स्मॉल r जो है वो रेडियस से भी छोटी है, यहाँ पर r बड़ी थी, और यहाँ पर स्मॉल r जो थी वो रेडियस से काफ़ी बड़ी थी। इस केस में स्मॉल r जो है वो रेडियस से छोटी है, मतलब अंदर है। तो अब मैं आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, जब आपने सरफेस पर चार्ज दे रखी है और ये ऐसे ही है जिस तरह से आपने सेंटर पर दे दी हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, सेंटर पर रखा हुआ चार्ज हो वैसे ही है, मतलब इस चार्ज की सारी कैलकुलेशंस वैसी है जैसे कि आपने सेंटर पर रख दिया चार्ज और उसके थ्रू निकाल लो, एज ए पॉइंट चार्ज निकाल लो, ठीक है। अब इस केस में आप अंदर पहुंच चुके हो, तो अंदर जो होता है शेल के अंदर, तो इनसाइड द शेल, देखो ये लाइन लिख रहा हूं, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होती है और उतनी ही होती है जितनी सरफेस पर होती है, मतलब कितनी हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। ये कांस्टेंट का किस्सा मैं आपको एक जगह से और बताने की कोशिश करता हूँ, इसको रफ कर देते हैं। अगर आपको एक कांस्टेंट समझ नहीं आया है तो मैं आपको एक दूसरी तरीके से बताता हूँ कांस्टेंट कैसे होता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी शेल के थ्रू पिछली वीडियो में, चैप्टर नंबर 1 के अंदर लास्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले भी कुछ इसी तरह से आ रहे थे सेम, तो हम वहाँ से भी सिमिलर कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वैरी कर रही थी, ठीक है, तो आउटसाइड क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आउटसाइड ये थी, सरफेस पर कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, सरफेस पर ये थी, और इनसाइड कितनी थी, इनसाइड 0 थी।
तो ठीक है, जिस तरह से सरफेस पर और सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वेरी कर रही थी, उसी तरह से पोटेंशियल भी वेरी कर रहा है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं पोटेंशियल के अंदर कि जो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो उसी तरह से है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जिस तरह से आपने सेंटर पर चार्ज रख दिया, तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इसलिए फॉर्मूले सेम निकल कर आए। लेकिन अंदर वाला केस उल्टा है, अंदर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो ये आगे पढ़ेगा हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर। एक्चुअल में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है माइनस का dv/dr होता है। अगर ये जीरो रख दिया जाए, मतलब अंदर की बात करते हैं, अंदर ये जीरो है, इट मीन्स माइनस का dv/dr ये जीरो होगा। dv/dr का मतलब ये है पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो आया। तो किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो तब आता है जब वो चीज़ कांस्टेंट हो। आपको अगर मैथमेटिक्स वाले हो तो आपको पता होगा, जब आप d/dx करते हो किसी कांस्टेंट टर्म का, तभी तो जीरो निकल कर आता। इसका मतलब c कांस्टेंट होगा तभी तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जीरो निकल कर आएगा। तो यहाँ पर r के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन अगर जीरो निकल कर आया तो इसका मतलब ये v क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यही वजह है मेरे भाई कि अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के बावजूद भी पोटेंशियल जीरो नहीं होती, पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। ठीक है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके पास आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है किसी रैंडमली ऑब्जेक्ट को, और इसके बीच में आपने यहाँ पर एक कैविटी बना दी, तो इस कैविटी पर भी चार्ज है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होता इस कैविटी के अंदर। ठीक है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होगी वहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। रट ले, समझ ले, समझा जा सकता है तो समझ लें, रटा जा सकता है तो रट लें, क्योंकि एमसीक्यू में फंस जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई शेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इट मीन्स इतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पर होगा। और आपको ये सेंटर पर कंसंट्रेट है ये वाला केस भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को निकलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म निकल रही है, और वैसे ही निकल रही है जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से निकलती है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ऐसा है कि पॉइंट चार्ज की तरह, मतलब ये जितना भी स्फेरिकल सरफेस पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऐसा ही है जैसे कि आपने इसके सेंटर पर पॉइंट चार्ज रख दिया हो, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, सेम वैसे ही है। तो आपके पास ये 3 पॉइंट थे, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। गाइस देख लेते हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ क्या वेरिएशन था। तो आपको जैसे पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सरफेस के अंदर कांस्टेंट होती है, और सरफेस तक कांस्टेंट रहती है, जिसकी वैल्यू थी तो सरफेस तक कांस्टेंट रहेगी। तो सरफेस तक कांस्टेंट रहने के लिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। सरफेस तक कांस्टेंट मतलब सरफेस तक आ गए, सेंटर से आप सरफेस तक आ गए तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिली, जिसकी वैल्यू थी v = 1/4πε0 Q/r। लेकिन जैसे ही आप सरफेस से बाहर गए लगातार डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वैल्यू होगी v = 1/4πε0 Q/r, मतलब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, तो सरफेस के बाहर घट रही थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन सरफेस के अंदर की बात करेंगे या सरफेस तक बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट थी। तो ये आपका एक ग्राफ बचा हुआ था इसका, वो भी आपको कंप्लीट करा दिया। एक ग्राफ हमसे और मिस हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का शेल के लिए। तो ये शेल है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है डिस्टेंस के साथ। अब जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो आपने देखी या नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। आपको ये बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी शेल के अंदर जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। तो अंदर तो रहेगी जीरो और सरफेस तक ये जीरो रहती है। कहाँ तक रहती है ये? सरफेस तक। तो सरफेस तक जीरो रहेगी, मतलब यहाँ कोई लाइन नहीं आएगी, मतलब E = 0। भाई इसके अंदर सरफेस तक जब तक नहीं पहुँचोगे आप तब तक जीरो मिलेगी, लेकिन सरफेस के बाहर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है, A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। या फिर आप यूँ कहे पूरा फॉर्मूला लिख के E = 1/4πε0 Q/r।
स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर का स्क्वायर। और सरफेस पर कितनी होती है, सरफेस तक जब तक नहीं पहुंचोगे आप तब तक वो 0 मिलेगी, लेकिन जैसे सरफेस पर पहुंच जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, लेकिन सरफेस के अंदर नहीं होती, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होती है, सरफेस के अंदर 0 होगी और सरफेस के बाहर वेरी करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल वेरी करता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आई होप ये आपको दोनों ग्राफ क्लियर हो चुके होंगे। एक बार फिर से मैं आपको हल्का सा रिकॉल कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाहर लाई करती है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पर होती है, मतलब आपकी यहाँ पर कैपिटल R आ जाती है रेडियस, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अंदर भी उतनी ही होती है जितनी सरफेस पर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। बाहर जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से वेरी करती है, जबकि सरफेस पर जो होती है वहाँ पर कैपिटल R आ जाती है रेडियस, जो कि आपकी स्फेयर की है। और अंदर की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की, तो वो 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 क्यों हुई थी, मैंने गॉस थ्योरम के थ्रू आपको प्रूफ करके दिखाया था। आप जाकर देख सकते हैं पार्ट 12 चैप्टर नंबर 1 का। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है उन लोगों तक पहुंचा दें वीडियो, उनकी हेल्प करें अपने दोस्तों की। कोचिंग ओपन नहीं हुई है पूरी तरह से, तो उनको वीडियो दिखाएं ताकि वो अपने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लें फिजिक्स का। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।